1537 में स्पेन की इनफेमस आर्मी कॉन्किस्टाडोर्स फैसला करती है कि अब हम साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करेंगे। इसके लिए 1540s में वो अपना एक्सपेंडिशन लेकर के निकल जाते हैं साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए। उस समय पर साउथ अमेरिका में एक ट्राइब थी जो कि इनका सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती थी। ये एक बहुत पुरानी ट्राइब थी। तो इसी सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे पहले स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स अटैक करते हैं और इसे कॉलोनाइज कर लेते हैं। इस अटैक के बाद इन्हें इतना सोना मिला था कि ये 3 बोट सोना भर के अपनी कंट्री स्पेन में भेजते हैं। और जब ये लोग कोलंबियन हाईलैंड मतलब कि कोलंबियन एंडीज माउंटेन्स पे जब ये थे तो लोकल ट्राइब के जरिए इन्हें पता लगता है कि इस लेक बोटाविया में बहुत ज़्यादा सोना है। जब कॉन्किस्टाडोर्स इसकी तहकीकात करते हैं तो उस समय के 80 लाख रुपए के बराबर उन्हें वहाँ पर सोना मिला था। हालांकि एक साम्राज्य के लिए इतना सोना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये सोना मिलना इस चीज़ की कंफर्मेशन हो चुकी थी स्पेनिश के लिए कि यहाँ पे ज़रूर एक वो जो सिटी है जिनकी कहानी उन्होंने लोकल ट्राइब से सुन रखी थी, ज़रूर वैसी सिटी एग्जिस्ट करती होगी। लोकल ट्राइब में एक कहानी थी कि डीप अमेज़न के जंगल में एक ऐसी सिटी है जो कि पूरी सोने की बनी है, जहाँ पे सोना लोग यूं ही नदियों में बहा देते हैं। और जब ये बात स्पेनिश को पता लगती है और जब लेक बोटाविया में से उन्हें इतना ज़्यादा सोना मिल जाता है तो उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है। द लॉस्ट गोल्ड ऑफ सिटी को ये लोग नाम देते हैं एल डोराडो। साल 1906 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी लंदन में एक मीटिंग होती है जिसमें कि बोलिवियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ब्राज़ील से उनकी मैप लाइन ड्रॉ करी जाए। मतलब कि बोलिविया और ब्राज़ील के बीच का जो जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उस चीज़ की एक लाइन ड्रॉ करी जाए, एक प्रॉपर मैप तैयार करा जाए। इसके लिए बुलाया जाता है पर्सी फॉसेट को। फॉसेट ब्रिटिश रॉयल आर्टिलरी ऑफिसर था। इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट करा था बाद में, और उससे पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एज अ स्पाई एजेंट भी काम करता था। लेकिन फॉसेट की जो खासियत थी उसका एक नेचुरल इंटरेस्ट, बचपन से ही इंटरेस्ट ज्योग्राफी और मैप मेकिंग में था और इसमें ये हाईली ट्रेंड भी था। तो इस काम के लिए बोलिवियन गवर्नमेंट फॉसेट को हायर करती है। फॉसेट को दिया जाता है ये टास्क कि आप अमेज़न फॉरेस्ट में जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद ब्राज़ील और बोलिविया के जंगलों के बीच में एक आप लाइन को ड्रॉ करोगे, एक परफेक्ट मैप बना करके आप दोगे। वैसे तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अमेज़न का वो जंगल जहाँ पे लोकल ट्राइब थी और उन ट्राइब की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती थी, गैंग वॉर्स होती थी और अजीब व गरीब जानवर थे, कितने ही प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े थे। ऐसे में किसी बाहरी का जाना बहुत ज़्यादा खतरे का साबित हो सकता था और ऐसा काम कोई बिल्कुल भी इतना जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन पर्सी फॉसेट ऐसा व्यक्ति था जिसे छोटे से ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। उसे एडवेंचरस चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए फॉसेट इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉसेट की अगर हम बचपन की बात करते हैं, जब फॉसेट 6 से 7 साल का था तो इनकी पूरी फैमिली डेविन कोस्ट पर रहा करती थी। एक बार बचपन में जब फॉसेट समुद्र के किनारे पर बैठा था तभी उसे एक सोने का सिक्का मिलता है, तो उसका बिलीव और बढ़ने लगता है कि कहीं पर एक सोने की ऐसी सिटी होगी जहाँ से कि ये सोना नदियों के द्वारा हमारे पास आता है। और उसने ये फिर बाद में द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड की कहानी सुन रखी थी और उसके घर में छोटे से बड़ा ही धार्मिक माहौल था, जिसके कारण ऐसी चीज़ों पर उसका विश्वास भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। और बोलिवियन गवर्नमेंट ने जो काम फॉसेट को दिया था, ये काम फॉसेट को इसीलिए पसंद आया था क्योंकि फॉसेट उस द लॉस्ट ऑफ गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहता था। 1906 से लेकर के 1911 तक फॉसेट अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह को डिस्कवर करते हैं जहां पहले कोई भी बाहर का नहीं गया था। फॉसेट अच्छी तरीके से अमेज़न के जंगलों की छानबीन करता है, अच्छी तरीके से एक एक लाइन को ड्रॉ करता है और परफेक्ट मैप बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ फॉसेट की एक और अलग अपनी खोज चल रही थी, जिसे कि फॉसेट नाम देता है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, जिसे हम एल डोराडो बोलते हैं, उसी को फॉसेट जेड बोलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और फॉसेट के हाथ में कुछ नहीं लगा था और फॉसेट का काम भी पूरा कंप्लीट होने को आया था। तभी 1911 में
जिस साल फॉसेट का पूरा काम खत्म हो चुका था, उसी साल साउथ अमेरिका में माचू पिचू की खोज होती है। ओल्ड सिविलाइजेशन का अद्भुत नमूना था, जिसकी खोज के बाद फॉसेट का जो विश्वास था कि एक ऐसी सिटी होगी, द सिटी ऑफ जेड, उसमें और ज़्यादा बढ़ने लगता है। फॉसेट उसकी खोज के लिए और ज़्यादा उतारू हो जाता है। इसीलिए जब वो वापस आ जाता है अमेज़न के जंगलों से, क्योंकि उसने अच्छे 5-6 साल वहाँ पर बिताए थे, वहाँ के जीव जंतु जानवरों को, पेड़ पौधों को अच्छी तरीके से समझा था। जिस जंगल में सही से धूप नहीं जा पाती, ऐसे ऐसे कोने फॉसेट ने एक्सप्लोर कर रखे थे। इसी वजह से फिर वो अपनी कहानी को एक नया मोड़ देता है और एक नई तरीके से शुरुआत करता है। उसे पता था कि स्पेन के कॉन्किस्टाडोर्स एक समय पर वहाँ पर जब उन्होंने कब्जा करा था, तब उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे थे। अभी फॉसेट को नेशनल लाइब्रेरी रियो दे जेनेरियो से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है 512। इस डॉक्यूमेंट का नाम 512 इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको किसने लिखा था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन फॉसेट को बिलीव था कि ये डॉक्यूमेंट जरूर फ्रांसिस्को दे ओरियाना ने लिखा है। ओरियाना उन्हीं का गवर्नर था कॉन्किस्टाडोर्स का, जिसने कि इनका सिविलाइजेशन को कैप्चर करा था और सबसे पहले अमेज़न फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से सर्च करा था। और जब फॉसेट डॉक्यूमेंट 512 को रीड करना स्टार्ट करता है, तब उसे वो सारी कहानी पता चलती है कि किस तरीके से कॉन्किस्टाडोर्स ने इनका सिविलाइजेशन को कैप्चर करा था। उसके बाद लेक बुटाविया में उन्हें कितना सोना मिला था, और फिर असली रिसर्च शुरू होती है कि फ्रांसिस्को दे ओरियाना ने 8 महीने के लिए एक्सपेंडेशन करा था अमेज़न फॉरेस्ट में। उसके साथ 57 और लोग थे, और इन्हीं में से एक था ओरियाना का हाफ ब्रदर गोंजालो पिज़ारो। गोंजालो पिज़ारो वही था जिसने इनका सिविलाइजेशन को कैप्चर करने में इनकी मदद करी थी, और इसी के बाद से इक्वाडोर का इसे गवर्नर भी बना दिया जाता है। जब इन्हें इस बात का पता लगता है कि यहाँ पे कोई एक द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड है, तो ओरियाना और पिज़ारो दोनों निकल जाते हैं उसकी खोज के लिए। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, और लोकल ट्राइब थी वो इन पे अटैक भी कर रही थी, कई बीमारियां इनके झुंड में फैल रही थी, और ऐसे अजीबोगरीब जानवरों से इनका पाला पड़ रहा था जिसे कि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब इनके पास खाना खत्म होने लगता है, तो पिज़ारो ओरियाना को ऑर्डर देता है कि तुम बोट लेकर के जाओ और जाकर के हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। जब ओरियाना बोट लेकर के जाता है, 14 दिन हो जाते हैं, ओरियाना को कुछ नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जब वो वापस पिज़ारो के पास जाने का प्रयास करता है, तब उसे पता लगता है कि वापस हम नहीं जा सकते, क्योंकि अमेज़न रिवर का जो करंट है वो हमें वापस उस डायरेक्शन में फ्लो करने नहीं देगा। तब ओरियाना को ऐसा लगता है ये ज़रूर कोई होली रिवर है, मतलब कि पवित्र नदी है जो कि हमें उस शहर तक लेके जाएगी, हमें सीधा इसी पे चलता रहना है। और वहाँ पर दूसरी तरफ 1 महीना बीत जाने के बाद जो पिज़ारो होता है, उसे ये लगता है कि ओरियाना ने उसे धोखा दिया है। इसकी वजह से वो शपथ लेता है कि अगर ओरियाना उसे दोबारा मिला तो वो ओरियाना को खुद मार देगा, और वो जितने भी लोग बचे थे उन्हें लेकर के उस जंगल से निकलने का प्रयास करता है। और वहीं दूसरी ओर ओरियाना अपने मंजिल में आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसी सिटी दिखाई देती है जो कि पूरी सोने की बनी थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सोने की बिल्डिंगें थी। ओरियाना उस सिटी को देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रखी हैं, ग्रेट हाईवेज जैसी रोडें बन रखी हैं, वहाँ पे लोग सोने को यूं ही त्याग देते हैं। ये सारी चीज़ें जब ओरियाना देखता है कि स्टैचूज, कॉलम्स, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रखे थे, वो भी गोल्ड के, तो उसे विश्वास नहीं होता है। तभी वहाँ पे एक ट्राइब आती है जो उनका अच्छी तरीके से वार्म वेलकम करती है, भव्य स्वागत करती है। लेकिन दूसरे ट्राइब उनके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल ट्राइब थी। उसी ट्राइब में एक वुमेन फाइटर थी, एमेजोनिया। उसी के नाम पर ओरियाना इस नदी को नाम देता है अमेज़न। इस तरीके से अमेज़न रिवर को नाम मिलता है अमेज़न, और किसी तरीके से ओरियाना वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। बोट से कुछ अपने साथियों को लेकर के वो सीधा अमेज़न रिवर को पार करता है, और ये पहले यूरोपियन बन जाते हैं जिन्होंने कि अमेज़न जंगल को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा था और पूरे अमेज़न रिवर को बोट से पार भी करा था। जब ये अमेज़न रिवर को पार करते हैं तो ये माउथ पे पहुंचते हैं अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में पहुंचने के बाद ओरियाना अपनी कंट्री स्पेन में वापस जाता है और वहाँ पे लोगों को कन्वेंस करता है
कि इस तरीके से उस जंगल में एक गोल्डन सिटी है जिसके लिए कि वहाँ पे एक्सपेंडिशन दोबारा करने की मांग रखता है, और लोग ओरियाना की बात में आकर के दोबारा से इसे सपोर्ट करते हैं। इन्हें रुपए दिया जाता है, 4 शिप दी जाती हैं जिनमें कि 300 लोग थे। और जब ये लोग वहाँ से 4 शिप के साथ में निकलते हैं तो रास्ते में एक शिप में एक अजीब सी बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से उस शिप में सवार 97 लोग मारे जाते हैं। अब इनके पास 3 शिप्स बची थी, और जब ये अटलांटिक ओशियन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जो इनके साथ एक और जहाज था वो अचानक से गायब हो जाता है, कहीं पानी में डूब जाता है। अब इनके पास केवल 2 जहाज बचे थे, और जब ये अमेज़न रिवर के माउथ पे पहुंचते हैं तो ये वहां पर जाकर के रास्ता ही भटक जाते हैं। एक ट्रिब्यूटरी की वजह से 300 माइल का ट्रायंगल बनता है, उसी ट्रायंगल के ये लोग चक्कर लगाते रहते हैं और ये रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वापस स्पेन जाना पड़ता है। स्पेन जाने के बाद ओरियाना को लोग गद्दार घोषित कर देते हैं कि ये झूठा है, गद्दार है, और इस तरीके से इनकी कहानी खत्म होती है। लेकिन इस 512 डॉक्यूमेंट्री को पढ़ने के बाद फॉसेट का विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो पहले से वो जंगल को एक्सप्लोर कर चुका था, और दूसरा ये डॉक्यूमेंट उसमें एक और नई आग जगा देता है, जिसकी वजह से फॉसेट को ये लगता है कि अब मैं अच्छी तरीके से तैयार हूँ इस सिटी को ढूंढने के लिए। 1919 में वो अपना एक और एक्सपेडिशन करता है अपने 2 दोस्तों के साथ में, जिसमें कि फॉसेट जंगल के उन हिस्सों को एक्सप्लोर करता है जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त हिम्मत तोड़ने लगे थे, क्योंकि दिनों के दिन बीतते जा रहे थे और वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था। एक समय तो ऐसा आ चुका था कि खाने की कमी की वजह से फॉसेट को अपना घोड़ा मारना पड़ा था। धीरे धीरे हालात और ज़्यादा बदतर होते चले गए। कई जानवरों से उनका सामना हुआ, कई हॉस्टाइल ट्राइब से उनका सामना हुआ, जिसकी वजह से पर्सी फॉसेट को उस एक्सपेडिशन को बीच में ही रोकना पड़ा और वापस ब्रिटेन आना पड़ा। फॉसेट की ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उसका एक बार और एक्सपेडिशन होता है 1925 में, जिसमें कि वो अपने 20 साल के लड़के जैक और जैक के दोस्त रेलिक को लेकर के जाता है। फॉसेट का ये मानना था कि दोनों ही जवान हैं तो उसके बेहतर तरीके से काम आ सकते हैं, और जितने हम कम लोगों को लेकर के जाएंगे उतने सर्वाइव करने में हमें आसानी होगी। एक बार और ये 1925 का एक्सपेडिशन इनका लास्ट एक्सपेडिशन बन जाता है। इस एक्सपेडिशन के पहले इनके हर जगह इंटरव्यू लिए गए थे, बड़ी बड़ी मैगजीन में इनका नाम आया था, और फॉसेट को सब लोग एक नए ज्योग्राफर की तरह देख रहे थे कि ये कुछ मिस्ट्री सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन जब फॉसेट दोबारा जंगल में जाता है, कुछ समय और बीतता जाता है, फिर से हालात वही, कंडीशन वही बदतर होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि फॉसेट का नामो निशान पता नहीं लगता। तीनों जनों की लाश तक नहीं मिलती है कि ये तीनों जन गए कहाँ पर। ये बहुत जानकारी जो मिलती है, जो इन्होंने लेटर, जो अपने फॉसेट ने पत्र लिखे थे अपनी पत्नी के लिए, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी उस जंगल के बारे में मिलती है, और ये एक्सपेडिशन यहीं पे रुक जाता है। लेकिन साल 2020 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से अमेज़न रिवर के पास में एक गोल्डन रिवर की तरह को दिखाई देता है, जिसके बाद कि साल 2022 में वहाँ पर एक एक्सपेडिशन को फिर से लॉन्च करा जाता है, जिसे कि जर्मनी आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के हाइको प्रीमैन लीड कर रहे थे। इस एक्सपेडिशन को जब करा जाता है तो उन्हें एक ओल्ड सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं, जहाँ पर की ग्रैंड बिल्डिंग्स, जो कि ओरियाना ने अपनी किताब में मेंशन करे थे, ऐसी ग्रेट बिल्डिंग्स मिलती है जिनमें कि स्टैचूज थे, कॉलम थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक थे, और हाईवे साइज की रोड थी, और 60 मीटर्स के पिरामिड भी मिले थे। लेकिन ये बिल्डिंग कोई भी सोने के नहीं बने थे, ये नॉर्मल स्टोन के ब्लॉक्स थे, नॉर्मल स्टोन की ही बिल्डिंग थी। लेकिन शायद ऐसा माना जाता है कि इसी बिल्डिंग को ओरियाना ने अपनी किताब में मेंशन करा था। लेकिन अभी भी हमारा सवाल वहीं का वहीं रहता है कि एल डोराडो क्या सच में एग्जिस्ट करता था। एल डोराडो के बारे में कुछ थ्योरीज दी जाती हैं कि मौसिका ट्राइब्स, जो कि कुंडिनामार्का और बोयाका हाईलैंड के बीच में रहती थी, जो कि लगभग 3000 साल पुरानी ट्राइब थी, वो जरूर उस एशियन सिविलाइजेशन पर राज करती होगी। तो उनमें एक ऐसा रिचुअल था कि जो भी उनका लीडर बनता था अपने पूरे शरीर में सोने की डस्ट लगाता था, और फिर लेक बुटीविया में अपने शरीर को धोता था। जितना भी सोना उसके पास था उसी लेक में डाल दिया करता था, जिससे कि एक लीडर की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उसमें अपने प्रति कुछ अर्जित करने की भावना ना आए, समाज के प्रति कुछ अर्पण करने की भावना आए, इसलिए ऐसा कुछ रिचुअल था। तो या तो उस आदमी को एल डोराडो बोला जाता होगा,
या फिर उस रिचुअल को एल्डोराडो बोला जाता होगा। लेकिन गलती से हमने एल्डोराडो को एक सोने की सिटी समझ लिया था। ये थी द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड की असली कहानी, द एल्डोराडो की कहानी। एल्डोराडो कोई सिटी नहीं बल्कि या तो ये एक रिचुअल था या फिर उस आदमी को एल्डोराडो कहा जाता होगा।